भारतीयों, आज इस वीडियो में हम अपने विज्ञान के दूसरे चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके आगे के जो दो टॉपिक है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, वो इस बार आपकी परीक्षा से दोनों हटा दिए गए हैं, तो उनको हमें अभी नहीं पढ़ना है। तो ये अपने इस दूसरे पार्ट का लास्ट टॉपिक है। इसके साथ हमने 5 नंबर का दूसरा पार्ट और 5 नंबर का पहला पार्ट यानी 10 नंबर के दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस देखिए सेकंड जो चैप्टर है उसका अंतिम बिंदु देख लेते हैं अपन, मादा जनन तंत्र। देखो, मादा जनन तंत्र ये मादा के अंदर पाया जाता है। जैसे नर में नर जनन तंत्र होता है ना, उसी तरह से मादा में भी मादा जनन तंत्र पाया जाता है, जिसमें मादा युग्मक अर्थात अंडाणुओं का निर्माण होगा और कुछ हार्मोन का निर्माण भी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है पहले तो इस मादा जनन तंत्र के नामांकित चित्र के बारे में। तो देखो, इसका हम चित्र बना लेते हैं पहले। तो बहुत ही सिंपल चित्र है इसका। देखो, जैसे ये सब इसके सबसे बड़ा और त्रिकोणीय भाग जिसको हम कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। गर्भाशय है वो, ये देखिए, ये इस तरह से गर्भाशय होता है। ये इस तरह से गर्भाशय है। और ये गर्भाशय है, ये जो आपको दिख रहा है चौड़ा त्रिकोणीय भाग, ये गर्भाशय। गर्भाशय से दोनों ओर दो नलिकानुमा संरचनाएं जुड़ी रहती है इस तरह से, जिनको हम अंडवाहिनी कहते हैं। ये क्या है? अंडवाहिनी। देखो, दोनों तरफ, ये दोनों तरफ गर्भाशय के दोनों तरफ दो नलियां पाई जाती है इस तरह से। ये एक दाईं और एक बाईं तरफ इस तरह से। और ये इसका जो अंतिम सिरा है वो देखो इस तरह से अंगुलियों के समान होता है। इस तरह से जैसे अंगुलियां होती है ना, उस तरह से होता है इसका अंतिम सिरा, इस तरह से, जैसे अंगुलियां हो इस तरह से। और यहाँ पर बिल्कुल इसे सटा हुआ एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, बादाम की आकृति के। जो बादाम होता है ना, उस आकृति के एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ये देखो, ये एक तंतु द्वारा इस तरह से जुड़े रहते हैं गर्भाशय से। तो ये एक जोड़ी अंडाशय है। देखो, इसके अंदर है वो क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। ये एक जोड़ी अंडाशय है हमारे। तो इनको क्या कहेंगे हम? इसको तो कहेंगे हम, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है, इसको तो हम कहेंगे अंडाशय, जो कि दोनों तरफ होता है, दायां और बायां। ये जो दिख रही है इसको हम कहेंगे अंडवाहिनी। इसको अंडवाहिनी या डिंप वाहिनी भी कहते हैं। देखो, ये जो आपको चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है इसको हम कहेंगे गर्भाशय। ये क्या है? गर्भाशय, यूट्रस जिसको बोलते हैं, या गर्भाशय जिसको कहेंगे अपन। और गर्भाशय के आगे देखो, ये नली से एक सकड़ा इसका एक मार्ग है जिसको हम कहेंगे इसकी गिरवा। और गिरवा फिर अंत में जाकर खुलती है इसके अंदर हमारे जो योनि है, इसका बाहरी पार्ट, उस योनि के अंदर खुलती है। तो इस तरह से ये क्या है? मादा जनन तंत्र है। इसके ऊपर की तरफ देखो इस तरह से ये थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, और यहाँ पर भी ये थोड़ा सा इस तरह से बना। इसके अंदर 3 तरह की लेयर होती है, 3 तरह की परतें होती है हमारे गर्भाशय के अंदर। ये देखो इस तरह से। तो ये जो अंदर वाली बिल्कुल परत है इसको तो अंतःस्तर कहते हैं। ये अंदर वाली जो है, ये जो अंदर वाले आप देख रहे हो इसको कहेंगे अंतःस्तर। जो इसका उठा हुआ भाग है इसको तो हम बोलते हैं फंडस। और देखो, इस गर्भाशय पर 3 तरह के आवरण हो गए। सबसे बाहर की तरफ रहेगा जिसको अपन कहेंगे बाह्य स्तर। तो अंदर की तरफ जो बीच वाला है, ये बीच वाला, इसको बोलेंगे मध्य स्तर। और सबसे अंदर वाला जो आपको दिख रहा है, ये गहरी लाइन से हमने दर्शाया इसको, जो गहरी लाइन है ये, इसको हम कहेंगे अंतः स्तर। देखो, तो ये सबसे अंदर की तरफ है अंतः स्तर। इसमें यहाँ पर जो अंडा या भ्रूण होगा उसका रोपण होगा। देखो, तो ये हमारा मादा जनन तंत्र है। बहुत ही सिंपल संरचना में आपको बताया है। ये यहाँ पर देखो बिल्कुल एक गुहा है, खाली जगह है। तो इस तरह से देखो, ये अंडे यहाँ पर ये जो अंडाशय है, तो देखो कौन कौन से अंग हो गए। देखो, एक जोड़ी तो अंडाशय हो गई, एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ हो गई, एक दाईं अंडवाहिनी एक बाईं अंडवाहिनी। ये एक चौड़ा और त्रिकोणीय भाग है नाशपाती आकार का, जिसको हम गर्भाशय कह रहे हैं। गर्भाशय की दीवार में 3 स्तर होते हैं। बाह्य स्तर जो बाहर की तरफ होता है, मध्य स्तर
जो बीच में होता है, और अंतःस्तर जो सबसे अंदर की तरफ होता है। तो सबसे अंदर की तरफ ये अंतःस्तर है। यहाँ पर भी जो भी अंडा देखो ये इस अंडवाहिनी से चलता चलता आएगा और शुक्राणु द्वारा निषेचन किया जाएगा, तो वो निषेचित अंडाणु है जिसको हम आगे चल भ्रूण कहेंगे। उस भ्रूण का रोपण है वो इस एंडोमेट्रियम में होगा। 9 महीने तक यहीं पर उसका विकास किया जाएगा। गर्भाशय है वो नीचे की तरफ देखो एक सक्रिय नली की जिससे खुलता है, जिसको हम गिरवा कहते हैं। और गिरवा फिर बाह्य भाग यानी योनि के अंदर ओपन होती है। तो इस तरह से ये हमारा है चित्र मादा जनन तंत्र का जो हमने इसमें बनाया। तो आपको इसमें 2 जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, फंडस, ये गर्भाशय, ये नलीनुमा गिरवा, गिरवा के आगे योनि, फिर इसके ये 3 स्तर और दिखा सकते हो, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर। तो इस तरह से आप अब देखो इसमें जो अंडे बनते हैं ना, वो अंडे देखो इस तरह से आते हैं। इस अंडाणु से इस तरह से ये अंडवाहिनी में होते हुए आते हैं। यहाँ पर इनका निषेचन हो जाता है और ये चलता चलता है वो आगे तक आकर फिर ये जो अंत स्तर है ना, इस अंत स्तर में रोपित हो जाता है। तो देखो हम फटाफट पढ़ लेते हैं। तो मादा जनन तंत्र के जो अंडाशय है वो तो इसके प्राथमिक जननांग कहलाते हैं। देखो दोनों ये अंडाशय, इसके अलावा जो भी बच गए, कौन कौन से बच गए, देखो प्राथमिक जननांग तो अंडाशय हो गए। इसके अलावा जो भी बच गए, जैसे ये 2 अंडवाहिनियाँ बच गई, 2 अंडवाहिनियाँ है। इसके अलावा ये गर्भाशय है और योनि है, ये द्वितीयक जनन अंग कहलाते हैं। तो देखो हम इनका एक एक का कार्य पढ़ लेते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो अंडाशय करते हैं अंडाणुओं का निर्माण, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोनों का निर्माण भी ये अंडाशय ही करते हैं। अंडाशय से अंडा है वो बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद अंडवाहिनी में आ जाता है। अंडवाहिनी का प्रमुख काम होता है यहाँ पर इसी तरह से बाहर से शुक्राणु आ जाते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन है वो अंडवाहिनी में किया जाता है, यहीं पर होता है। देखो इस अंडा से अंडा आ गया और अंदर ने शुक्राणु दे दिया, तो जो निषेचन होता है अंडाणु और शुक्राणु का मिलन वो अंडवाहिनी में ही होता है। जब अंडे का निषेचन हो जाता है ना शुक्राणु से, तो वो धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ गति करता हुआ ये जो अंतः इस तरह इस अंतः बिस्तर के पास आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। इसका यहाँ पर रोपण हो जाता है और फिर 9 महीने तक इस भ्रूण का विकास होता है और गर्भस्थ शिशु के अंदर ये बदल जाता है। और फिर 9 महीने बाद में थ्रू द वेजाइना के द्वारा यानी योनि के द्वारा उसका डिलीवरी यानी प्रसव हो जाता है। तो हम देखो इसके एक एक कार्य पढ़ेंगे, क्या कार्य है। तो देखो सबसे पहले मादा जनन तंत्र को प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में बांटा जाता है। तो पहले प्राथमिक जनन अंग देख लेते हैं। देखो मादा में प्राथमिक लैंगिक जनन अंग अंडाशय होते हैं। अब ये अंडाशय देखो मादा में 1 जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो आपको चित्र में दिख रहा है। दोनों अंडाशय उदरगुहा में वृक्कों के पीछे होते हैं, श्रोणी भाग में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। तो देखो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित है और जहाँ पर स्थित है उसको श्रोणी भाग कहते हैं। अपने बॉडी का कौन सा भाग है वो श्रोणी भाग। और वृक्कों से थोड़ा सा पीछे जो गुर्दे होते हैं उनसे थोड़ा सा पीछे होते हैं और हमारी ये जो गुहा होती है उसको उदर गुहा कहते हैं। तो मैं कह देंगे कि अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के पीछे श्रोणी भाग में पाए जाते हैं। गर्भाशय के दोनों ओर दाएं और बाएं तरफ दोनों ओर पाए जाते हैं। देखो प्रत्येक अंडाशय में असंख्य गोलाकार विशिष्ट रचनाएं पाई जाती है जिन्हें अंडाशय पुट्टिकाएं कहते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट भाग है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अंडाशय पुट्टिकाएं क्या है। तो देखो ये जो अंडाशय है इनके अंदर असंख्य, जिसकी कोई गिनती नहीं है, छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं बनती रहती है और बाद में ये ही अंडाणु का निर्माण करेगी। तो इन्हें हम कहेंगे अंडाशयी पुट्टिकाएं। ये पुट्टिकाएं देखो अंडाणु का निर्माण करती है। अंडाणु परिपक्व होने के बाद अंडाशय से बाहर निकलकर अंडवाहिनी से होता हुआ गर्भाशय तक पहुंचता है। तो हमने कहा कि जैसे अंडाशय से अंडा निकल जाता है वो अंडवाहिनी में ये जो अंगुलीनुमा संरचना है, इस तरह से हमारा अंडाशय होता है तो वहाँ पर ये अंगुलीनुमा संरचनाओं में ये फंस जाता है और वहाँ से ये अंडा है वो अंडवाहिनी में चलकर गर्भाशय के अंतः स्तर तक पहुँच जाता है। फिर यहाँ पर 9 महीने इसका विकास यहीं पर होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अंडाणु परिपक्व होने के बाद अंडाशय से बाहर निकलकर अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय तक पहुँचता है। अब देखो हमने अलग लिखा है इसको कि अंडाशय के प्रमुख कार्य लिखे। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि अंडाशय के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो सबसे प्रमुख कार्य देखो अंडाणु जिसको मादा युग्मक भी कहते हैं का निर्माण करना। तो पहला कार्य क्या हो गया, अंडाणु का या मादा युग्मकों का निर्माण करना। दूसरा कार्य देखो अंडाशय 2 प्रमुख हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। दोनों को याद रखिएगा। नर के हार्मोन को क्या कहा था, जो वर्षण ने बनाया था उसको हमने कहा था टेस्टोस्टेरोन। जबकि यहाँ पर मादा के अंदर अंडाशय के द्वारा 2 हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन और
प्रोजेस्टेरोन इनका निर्माण होता है, इन्हें मादा हार्मोन भी कहते हैं। तो देखो ये याद रखिएगा। प्रश्न बनता है अंडाशय का प्रमुख कार्य या मादा हार्मोन किसे कहते हैं, मादा हार्मोन के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और अंडाशय के कार्य लिखिए तो आपको एक तो ये लिख देना है कि अंडाणु का निर्माण करना और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करना। देखो अंडाशय का प्रमुख कार्य ये है, एक तो अंडाणु बनाएगा और ये हार्मोन बनाएगा। नेक्स्ट देखो द्वितीयक जनन अंग। अब अंडाशय के अलावा जो भी अंग दिख रहे थे आपको, देखो मादा जनन तंत्र में अंडाशय के अलावा जो भी अन्य अंग पाए जाते हैं उन्हें द्वितीयक जनन अंग कहते हैं। देखो अंडाशय तो प्रमुख है, प्राथमिक जनन अंग है, और इसके अलावा जितने भी अंग है वो कौन कौन से हैं। देखो 2 अंडवाहिनियां दिख रही है, गर्भाशय, योनि। तो अंडवाहिनियां तो कितनी है, एक जोड़ी। गर्भाशय क्या है, एक, और योनि भी क्या है, एक। तो इनकी संख्या इस तरह से होती है। तो 2 अंडवाहिनियां होती है, एक गर्भाशय होता है, एक योनि होती है। अब अंडवाहिनियां पढ़ लेते हैं। देखो अंडवाहिनियां, ये एक जोड़ी अंडवाहिनियां पाई जाती है। ये लंबी नलिकाकार भाग होती है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित है। तो हमने देखा कि गर्भाशय के दोनों तरफ नली के समान अंडवाहिनियां पाई जाती है। इनका कार्य देखो, अब इंपॉर्टेंट काम आ जाता है इसका। देखो ये प्रश्न बनता है यहाँ पर, अंडवाहिनियों का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखो अंडाशय से निकले अंडाणु को गर्भाशय तक पहुँचाना। मैंने बहुत ही सरल भाषा में इनको लिखा है ताकि आप अच्छी तरह से याद कर सको और आपके ये अच्छी तरह से आपको समझ भी आए। तो देखो अंडवाहिनी का प्रमुख कार्य क्या हो गया, अंडाशय से जो निकले अंडाणु हैं, अंडाणु निकल रहे हैं, उनको गर्भाशय तक पहुंचाना। शुक्राणु व अंडाणु के निषेचन की प्रक्रिया भी अंडवाहिनी में ही होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आता है कि निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है। तो आपको लिखना है अंडवाहिनी में। कहाँ होती है, अंडवाहिनी में, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का मिलन। अर्थात शुक्राणु देखो इस तरह से एक लंबी संरचना वाला गति करता हुआ संरचना है, और अंडाणु गोल होता है। तो इस शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन है, वो मिलन जिसको हम निषेचन कहते हैं, वो कहाँ होता है, अंडवाहिनी में ही होता है। तो इसके 2 काम हो गए, एक तो निषेचन की क्रिया संपन्न करना, और जो अंडाशय से अंडाणु निकले हैं उनको गर्भाशय तक पहुंचा देना। तो ये इसके काम है। देखो अब तीसरा पढ़ लेते हैं अपन, गर्भाशय। देखो यह नाशपाती आकार का एक खोखला मांसल अंग है। देखो खोखला होता है, अंदर से गुहा पाई जाती है, इसके खोखला अंग है, और मांस यानी मांसपेशी का बना हुआ है। यह ऊपर से चौड़ा व नीचे से सकरा होता है। हम देख रहे थे चित्र में, देखो ये ऊपर से चौड़ा, ये गर्भाशय है, ये ऊपर से चौड़ा है और नीचे से धीरे धीरे सकरा हो रहा है। देखो ठीक है। अभी इसमें भी 3 परत है। देखो भाई इसके 3 परत भाई, ये मध्य और अंतः स्तर। अंतः स्तर बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर जो निषेचित अंडा है ना, उसका रोपण यानी वो उस अंतः स्तर से ही आकर चिपकेगा। तो ये देखो ये नीचे की तरफ किसमें खुल रहा है, गिरवा, गिरवा के द्वारा योनि के अंदर जाकर खुल रहा है। तो देखो गर्भाशय, ये नाशपाती आकार का खोखला मांसलंग है। ये ऊपर से चौड़ा व नीचे से सकरा होता है। इसके ऊपरी भाग के दोनों ओर अंडवाहिनियां जुड़ी होती है। हमने देखा है कि इसका ऊपरी जो चौड़ा भाग है, इसके दोनों तरफ अंडवाहिनियां जुड़ी हुई होती है। इसका ऊपरी चौड़ा भाग काय तथा नीचे का सकरा भाग गिरवा कहलाता है। देखो हाँ, तो जो ये ऊपर का चौड़ा भाग है ना, इसको हम इसकी काय भी कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो काय। तो इसके एक तो देखो ये उठा हुआ भाग है, इसको तो बोलते हैं फंडस। ये जो इसका मुख्य भाग है, इसको बोलते हैं काय। और नीचे जो ये नली से दिख रही है, इसको बोलते हैं गिरवा। तो ये अपने गर्भाशय के अलग अलग भाग होते हैं। देखो गर्भाशय गिरवा द्वारा ही योनि में खुलता है। गर्भाशय के सबसे अंदर वाली दीवार को क्या कहते हैं, अंतः स्तर। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण, याद करना है इसको। गर्भाशय की सबसे अंदर वाली दीवार को या परत को क्या कहते हैं, अंतः स्तर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एंडोमेट्रियम। एंडो यानी होता है अंदर, मेट्रियम का मतलब होता है गर्भाशय। तो गर्भाशय के अंदर वाली परत अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम। अंतः स्तर में भ्रूण का रोपण होता है। देखो, और भ्रूण का पूर्ण विकास भी गर्भाशय में ही होता है। तो ये जो अंतः स्तर है ना, सबसे अंदर वाला गर्भाशय का, उसी में जो निषेचित अंडा है या जो भ्रूण बनेगा आगे विकसित होकर, उसका रोपण इसी अंतः स्तर में किया जाता है। और यहाँ पर पूरी तरह से 9 महीने तक इसका विकास किया जाता है। तो ये था हमारा गर्भाशय। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं इसके अंदर। तो अब गर्भाशय में क्या होता है, जब भ्रूण गर्भाशय में रोपित हो जाता है तो उसको पोषण देने के लिए, उसको ऑक्सीजन देने के लिए क्या होता है
कि माता और भ्रूण के बीच में एक कड़ी बन जाती है, एक सेतु बन जाता है। कड़ी का मतलब है एक सेतु या पुलिया बन जाता है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। देखो प्लेसेंटा क्या होती है, जैसे माँ का शरीर है उसके अंदर ये भ्रूण है, तो ये अपने नाभि से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है इस तरह से। तो ये जो संरचना बनी है इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, या हिंदी में कहते हैं इसको अपरा। क्या कहते हैं? अपरा। इस अपरा से जो माँ के पेट में जो शिशु है वो भोजन और ऑक्सीजन लेता रहता है और अपने अपशिष्ट पदार्थों को अपने माँ के शरीर में छोड़ता रहता है। तो ये काम किससे हो रहा है? ये प्लेसेंटा के द्वारा हो रहा है। तो माता और भ्रूण के बीच पाई जाने वाली कड़ी को प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का निर्माण भी कहाँ होता है? गर्भाशय में ही होता है। अब देखो लास्ट इसका पार्ट, योनि। यह मूत्राशय व मलाशय के बीच स्थित होता है। जो मूत्राशय और मलाशय होता है उसके बीच स्थित होता है। ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेशी नलिका होती है। हमने अभी चित्र में दिखा था कि ये इस तरह से नलिका नुमा भाग होता है 8 से 10 सेंटीमीटर, जो मादा में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करता है। मैथुन कक्ष का मतलब है यहाँ पर नर के द्वारा शुक्राणु प्रदान किए जाते हैं। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। देखो योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिसके कारण योनि का वातावरण अम्लीय बना रहता है। देखो अम्लीय बना रहता है, इससे यहाँ पर किसी भी तरह का कोई संक्रमण नहीं हो पाता है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि मादा जनन तंत्र के किस अंग में जीवाणु पाए जाते हैं? तो आपको ये याद रखना है, मादा जनन तंत्र के किस अंग में जीवाणु पाए जाते हैं, उस जीवाणु का क्या नाम है। तो मादा जनन तंत्र के योनि में जीवाणु पाए जाते हैं और उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये क्या करते हैं? ये एक अम्ल पैदा करते हैं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है योनि का वातावरण वो अम्लीय बना रहता है और किसी भी तरह के अन्य रोगाणु इसमें पनप नहीं पाते हैं। देखो योनि मादा यानी स्त्रियों में रज्जोधर्म स्राव, जो रज्जोधर्म का स्राव होता है, और जो प्रसव जिसको अपन डिलीवरी कहते हैं उस प्रसव के लिए भी मार्ग का कार्य करता है। यानी जब शिशु का जन्म होता है तो योनि के द्वारा ही शिशु है वो शरीर से बाहर निकलता है, अर्थात प्रसव की क्रिया संपन्न होती है। और जो मेस्ट्रुअल साइकिल यानी एमसी, जो रजोधर्म स्राव होता है जिसको मासिक चक्र भी बोलते हैं, रजोधर्म को दूसरा नाम क्या है इसका? मासिक चक्र। तो इससे जो रक्त के साथ जो अन्य जो पदार्थ बाहर निकलते हैं तो वो भी उसके लिए भी मार्ग योनि के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। अब देख लेते हैं कि मानव की जो प्रजनन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। देखो कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिससे पूरा प्रजनन है वो संपन्न होता है। तो देखो मानव के प्रजनन में निम्न अवस्थाएं पाई जाती है। पहला है युग्मक जनन। देखो नाम से स्पष्ट युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण। और हम जानते हैं कि दो तरह के युग्मक होते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक। नर युग्मक कौन निर्माण करेगा? वर्षण। मादा युग्मक कौन निर्माण करेगा? अंडाशय। तो देखो वर्षण तथा अंडाशय द्वारा अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अगुणित का मतलब होता है गुणसूत्र आधे हो जाना, गुणसूत्र आधे होना। तो गुणसूत्र आधे हो जाते हैं देखो उसमें, तो आधे रहते हैं। तो वर्षण और अंडाशय द्वारा अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर के वर्षण में शुक्राणु बनते हैं, यह हमें पता है। नर में क्या बनते हैं? शुक्राणु। तो नर के वर्षण में शुक्राणु का निर्माण होता है। अतः नर में शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन। तो देखो इस तरह से एक गतिशील संरचना का निर्माण होता है। पूंछ होती है जिसके अंदर, इसके अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र। तो ये नर के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं उस शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं। ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है परीक्षा में। दूसरा देखो मादा के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ये हमने जान लिया कि मादा के अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, 2 हार्मोन भी बनते हैं। और अंडाणु क्या होता है? मादा युग्मक। अतः हम क्या कह सकते हैं? मादा में अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कह देंगे? अंड जनन। देखो अंडे का जनन होना, यानी अंड जनन का मतलब है अंडाणु का निर्माण होना। शुक्र जनन का मतलब हो गया शुक्राणु का निर्माण करना। तो इसमें गोल गोल इसके अंदर अंडाणु बनते हैं जिसके अंदर भी 23 गुणसूत्र होते हैं। अब देखो ये युग्मक जनन तो पूरा हो गया, मतलब नर और मादा में युग्मकों का निर्माण पूरा हो गया। यानी नर में तो बन गए नर युग्मक यानी शुक्राणु बन गए, मादा में क्या बन गए? मादा युग्मक यानी अंडाणु, उनका निर्माण हो गया। अब होगा इनका निषेचन। देखो
तो निषेचन में क्या होता है, देखो शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन को या संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। संयुग्मन क्या होता है, जैसे ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु है, ये जब गोल इस अंडाशय से मिल जाता है, जब इसकी टक्कर होती है, तो इसके मिलन को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन। और ये कहाँ होती है ये क्रिया, मादा के किस भाग में होती है, अंड वाहिनी में, ये याद रखिएगा। तो शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन और या हम कहते हैं कि संयोजन यानी जुड़ना, संयुग्मन का मतलब भी होता है जुड़ना या मिलन होना। तो शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन को या संयुग्मन को या मिलन को या मिलने को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज या जायकोट का निर्माण होता है। ये तो हमने इस प्रारंभ में ही पढ़ लिया था कि जब निषेचन होता है युग्मकों का तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है, यानी जिसको जाइगोट भी कहते हैं, का निर्माण होता है। तो देखो ये जैसे शुक्राणु है, ये अंडाणु है, इसमें 23 गुणसूत्र है, अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं, दोनों का मिलन हो गया, जिस क्रिया को हम क्या कह रहे हैं, निषेचन कह रहे हैं। और दोनों का जब मिलन हो गया तो क्या बन गया, युग्मनज बन गया। और इसमें कितने गुणसूत्र हो गए, 23 इसके टोटल 46 गुणसूत्र इसके अंदर वापस हो गए। अब देखो यहाँ पर एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निषेचन की यह प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। तो ये याद रखिएगा, निषेचन की क्रिया हमेशा मादा के अंडवाहिनी में ही संपन्न होती है। अब देखो निषेचन तो अंडवाहिनी में हो गया, चलो ठीक है। अब आगे का विकास कैसे होगा, तो देखो विदलन और भ्रूण का रोपण। अब जैसे ही अंडवाहिनी में निषेचन हो जाता है तो उस जो युग्मनज बना, देखो युग्मनज, उसमें जैसे ये युग्मनज बना तो इसमें फिर देखो ये 1 से 2 कोशिकाओं में, फिर 2 से 4 कोशिकाओं में, फिर 4 से 8 कोशिकाओं में, फिर 8 से 16 कोशिकाओं में, फिर 16 से 32 कोशिकाओं में। इस तरह से लगातार इसकी कोशिकाएं बढ़ती रहती है। इसको हम कहते हैं विदलन। तो देखो शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, ये हमने पढ़ लिया है। युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा देखो एक रचना बनाता है जिसे कोरक या ब्लास्टुला कहा जाता है। ब्लास्टुला के पहले भी जैसे 4 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, 16 कोशिकीय अवस्थाएं आती है। तो ये धीरे धीरे इन 16 कोश की अवस्था के बाद में बनता है कोरक, उस 32 कोश की अवस्था है या 64 कोश की अवस्था है, इसके लगातार इनमें विभाजन चालू रहता है। तो जब समसूत्र विभाजन द्वारा ये बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बना लेता है तो उसको हम कहते हैं कोरक या ब्लास्टुला। ये भ्रूण कोरक अवस्था में ही गर्भाशय के अंतः स्तर, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, में स्थापित होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब जो युग्मनज है वो लगातार विभाजन कर रहा है, तो अब हम जो विभाजन करने लगा, खूब सारी ये कोशिकाएं बनाने लगा, तब हम इसको कह देंगे भ्रूण। तो ये जो भ्रूण है फिर गर्भाशय के अंदर जाकर जो उसका अंतः स्तर है, एंडोमेट्रियम है, उसमें फिट हो जाता है, अर्थात स्थापित हो जाता है, रोपित हो जाता है, जिसे भ्रूण का रोपण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, भ्रूण का रोपण कहेंगे। तो देखो भ्रूण का रोपण एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि भ्रूण का रोपण कहाँ होता है। तो भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है। गर्भाशय के किस स्तर में, अंतः स्तर, जिसको एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, वहाँ पर इसका रोपण होता है। मतलब वहाँ पर ये चिपक जाता है और 9 महीने तक वहीं से चिपका रहता है और उसका पूरी तरह से विकास होता है। भ्रूण का आगे का संपूर्ण विकास यहीं गर्भाशय में होता है। अब जब 9 माह तक इसका पूरा विकास हो जाता है, देखो तो उसका शिशु बन जाता है और वहाँ पर क्या होता है, फिर 9 महीने बाद में प्रसव होता है। तो भ्रूण का संपूर्ण विकास होने के पश्चात शिशु का जन्म होता है, देखो। और शिशु जन्म की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं, जिसको हम डिलीवरी भी कहते हैं। देखो कहते हैं ना कि डिलीवरी हो गई, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रसव होना। तो प्रसव का मतलब है कि शिशु जन्म गया है, अर्थात शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। तो ये हमारी जनन की अवस्थाएं हो गई। युग्मक जनन हो गया, फिर युग्मक जनन के बाद में निषेचन हुआ, निषेचन के बाद में देखो विदलन। विदलन का मतलब क्या है, विभाजन, विभाजन ही है। विभाजन हुआ तो विभाजन होने से क्या अवस्था बनी, कोरक अवस्था या ब्लास्टुला बनी। ये ब्लास्टुला अवस्था में या कोरक अवस्था में भ्रूण का रोपण हो गया। मतलब ये प्रश्न आ सकता है आपके कि भ्रूण का रोपण किस अवस्था में गर्भाशय में होता है, तो कोरक अवस्था या ब्लास्टुला अवस्था में इसका रोपण होता है, ये भी याद रखना आपको। और प्रसव क्या होता है, शिशु जन्म की प्रक्रिया को हम प्रसव कहते हैं। इसी वीडियो के साथ आपका दूसरा जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। देखो
ये चैप्टर पूरे हो चुके हैं और अब नेक्स्ट चैप्टर है जो हमें जो मेंडल, बाकी इसके दो टॉपिक है ना, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, वो तो आपके यहाँ पार्ट से हटा दिए गए हैं, तो वो हमें नहीं पढ़ेंगे। और तीसरा जो पार्ट है ना आनुवांशिकी, वो हम स्टार्ट करेंगे। अब आपको जो दोनों फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उसके सारे वीडियो मैंने डाल दिए हैं। तो आपको क्या करना है, ये कैसे देखना है आपको, ये जो आपका ओके बायोलॉजी बाई BSS आप नाम देख रहे हो ऊपर, उसके नीचे इस तरह से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो इस नाम पर आप क्लिक करोगे, ओके बायोलॉजी बाई BSS। तो वहाँ पर आपको जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा होम, ऊपर की तरफ वीडियो और प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको उसमें एक नज़र आएगा, इस तरह से लिखा हुआ है कक्षा 10 विज्ञान RBSC, इस तरह से उसमें लिखा हुआ है कक्षा 10 विज्ञान। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पहले और सेकंड चैप्टर के सभी वीडियो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आपको ओके बायोलॉजी बाई BSS जो नाम लिखा है उस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ आपको होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, इस तरह के कई तरह के नाम दिखेंगे। तो जो प्लेलिस्ट दिख रहा है तीसरा, उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा एक टॉपिक लिखा हुआ है कक्षा 10 विज्ञान RBSC। तो उसमें पहले और दूसरे पार्ट के सभी वीडियो उसके अंदर डाले गए हैं। और साथ ही आपको जो सब्सक्राइब दिख रहा है रेड कलर का बटन, उसको भी आप क्लिक कर दें ताकि वो आप इस चैनल से जुड़ जाए और जो लेटेस्ट वीडियो मैं डालता हूँ उसका मैसेज आपको तुरंत पता लग जाएगा कि नया वीडियो हमारे पास पहुंच चुका है। तो इस सब चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है और जो लाइक का बटन है वो और शेयर भी करना है इसको।